हेलो एवरीवन। आज 13 जनवरी है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब ये एक ऐसा प्लान है जिसमें ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी जिनमें टेक्सटाइल की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है या किसी में अच्छी नहीं हो रही है। तो जिनमें अच्छी हो रही है उनको और अच्छा बनाया जाएगा ताकि वो अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकें, और जिनमें अच्छी नहीं हो रही है उनमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी। तो ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च की है। इसका एम है इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को सपोर्ट करना। ये मेनली इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर्स पे फोकस करेगी और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लान इसका एम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एज अ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट इसमें गोल रहेगा। इसमें टारगेट्स क्या है? टारगेट है कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं, हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं जो कि ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस की तौर पे काम कर सकें, और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाने हैं जिनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा सेल्फ रिलायंट टेक्सटाइल हब्स में। अब ये आता है तो इनमें दो टाइप्स के डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है, एक चैंपियन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं और एक को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जो चैंपियन डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऑलरेडी हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं और इन्हें अपग्रेड किया जाएगा, मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंडस्ट्री 4.0 टेक इसमें लगाई जाएगी, और डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट से भी लिंकेज दिया जाएगा ताकि उनके एक्सपोर्ट को और बूस्ट मिल सके। फिर जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा लो परफॉर्म कर रही हैं और एमएसएमई वर्कफोर्स भी उनका थोड़ा सा वीक है, बेस उनका उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इन्हें स्किल्स दी जाएंगी, सर्टिफिकेशन दी जाएंगी, अगर कोई चीज़ की इनमें एक्सपर्टीज़ की कमी है तो वो प्रोवाइड की जाएगी। रॉ मटेरियल बैंक्स का क्रिएशन दिया जाएगा इन्हें, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइज जैसे एसएचजी लिंकेज किया जाएगा इनका अच्छे से, ताकि ये अपने वर्कफोर्स बेस को बढ़ा सकें और एक्सपर्टीज़ को भी ला सकें और प्रमोशन में इम्प्रूवमेंट कर सकें, एक्सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ये थी इस स्कीम से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो जो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है, एक्चुअली यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ और ये आंध्र प्रदेश में है। ये पुलिकट लेक के पास में है जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक कौन सी है? कमेंट कर सकते हैं। फिर अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स का ब्रीडिंग साइट है, जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स हैं, ब्लैक हेडेड आइबिश है, एशियन ओपन बिल्स हैं। तो ये ही इन्फॉर्मेशन थी इस नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड, एक कि यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट लेक के पास में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब ये एक स्कीम है, तो अभी रिसेंट में इसमें गवर्नमेंट ने 2-3 स्कीम्स को मर्ज कर दिया है इसी स्कीम में। तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको ओरिजिनली 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना ताकि वो अपने एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को डेवलप कर सकें। यानी ये टॉप डाउन नहीं बल्कि स्टेट स्पेसिफिक प्लानिंग को फोकस करता है, स्टेट स्पेसिफिक प्लानिंग पे ये फोकस करता है। और कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का रेट बढ़ाना, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देना और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में उनकी हेल्प करना। अब इसमें फंडिंग किस तरीके से होती है? तो फंडिंग है 60-40, जैसे कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सारी स्पॉन्सर्ड स्कीम 60-40 के रेशियो में ही फंड होती हैं। पर अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट है तो फिर 90 और 10% का क्या होगा? फंडिंग रेशियो होगा। यूनियन टेरिटरीज के लिए हमेशा 100% होता है। कुछ कंपोनेंट्स हैं इसमें, जैसे कि बेसिक कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसका तो स्टेट्स अपनी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट खुद डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि इरिगेशन पे प्रायोरिटी उन्हें देनी है, सीड्स पे, सॉइल पे, मैकेनाइजेशन में किस चीज़ पे उनको प्रायोरिटी देनी है ये स्टेट्स खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं। पर इसी के अंदर एक सब स्कीम है जिसको कहते हैं रफ्तार, ठीक है। अब रफ्तार में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हैं, 2018 में
इसी स्कीम को थोड़ा-सा रिस्ट्रक्चर किया गया था और इस पे जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया था इसमें। जैसे कि अब इसमें आएँगे हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन है, लाइवस्टॉक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ों को भी इसमें ही इसका थोड़ा-सा एक्सपेंड करके इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये इस तरीके से अब ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि एलाइड सेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यही कुछ चीज़ें थी इस स्कीम से रिलेटेड। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरोफाइट्स। अब कैरोफाइट्स क्या होते हैं? तो कैरोफाइट्स एक टाइप के ग्रीन एल्गी हैं। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर हैबिटेट जैसे कि पॉन्ड, लेक और स्लो मूविंग रिवर्स में पाए जाते हैं। ये क्लोरोफाइटा ये प्लांट किंगडम है, तो इसके अंदर आते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लैंड प्लांट्स के सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर माने जाते हैं। एक्चुअली जब प्लांट्स वाटर से लैंड में ट्रांसफ़र हो रहे थे एवोल्यूशन के टाइम पे, तो ये उनके ऐसे प्लांट्स थे जो सबसे पहले धरती पर लैंड पे आए थे, ये उन्हीं के एंसेस्टर हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं कि ये लैंड प्लांट्स के सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर हैं। फिर अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो कैरोफाइट्स मेनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मरीन वाटर में भी थोड़ा बहुत मिल जाते हैं। और कुछ फीचर्स हैं इनके, जैसे सेल वॉल में इनके सेल्यूलोज होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च फूड रिजर्व होता है और प्लाज्मोडियम मेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर थैलस भी होता है इनके अंदर, जैसे कि जिससे ये एल्गी से ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर हो जाता है इनका। रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन इनमें पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट भी बनता है। तो पूरी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका। लैंड प्लांट्स के सबसे क्लोजेस्ट हैं क्योंकि सेल डिवीजन मैकेनिज्म होता है इनमें, सेलुलोज सेल वॉल होती है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के कारण ही ये लैंड प्लांट के सबसे क्लोजेस्ट माने जाते हैं। और ये सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका को छोड़ करके, सारे कॉन्टिनेंट्स में ये पाए जाते हैं। और ये एक चीज़ थी कि ये टर्बिड वाटर्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं, टर्बिड वाटर इनके लिए थोड़ी सी हार्मफुल होती है। तो ये चीज़ थी कैरोफाइट से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसे ऑर्गेनाइज करती है। मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थ हुआ था। तो इसी दिन 1863 में कोलकाता में उनका बर्थ हुआ था और उनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये श्री रामकृष्ण परमहंस के चीफ डिसाइपल थे। विवेकानंद ने वेदांत और योग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर बनाया था, इसीलिए ये इंडिया का इन्हें मेकर और मॉडर्न इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था। 1893 में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुई थी, ठीक है, जहाँ पे विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था और अपनी स्पीच दी थी, जिसकी फेमस स्टार्टिंग लाइंस थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और वेदांता को वेस्ट तक पहुंचाया था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मोटो क्या था? यानी मोटो था कि सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ सोशल सर्विस भी हमें करनी चाहिए। और फिर इनके आइडियाज़ में स्पिरिचुअल नेशनलिज्म आता है, भारत के रिवाइव इंडिया के जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिवाइव करना। मैन मेकिंग एजुकेशन इनका एक मैसेज है, सिर्फ जॉब नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। दरिद्र नारायण का भी कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, जिसका मतलब था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड मासेस, जिसको एथिक्स के पेपर में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सुपरस्टिशन के अपोज में थे ये बहुत ही ज़्यादा। इनका बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीव था कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ। वीकनेस को एलिमिनेट करना चाहिए हमें अपने अंदर से। विवेकानंद कभी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, लेकिन उनके आइडिया से यूथ इंस्पायर हुए थे, कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, औरबिंदो घोष और गांधी जी जैसे लीडर्स पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था इनका। कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि राजयोग लिखा है और ज्ञान योग लिखा है, कर्म योग लिखा है, भक्ति योग लिखा है। ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं।
तो ये था किस चीज़ से रिगार्डिंग, स्वामी विवेकानंद के रिगार्डिंग और नेशनल यूथ डे के रिगार्डिंग, जो कि इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भारत की नेशनल एपेक्स टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करती है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट के अंदर ये है। इसका मेन फंक्शन है ग्राउंड वाटर असेसमेंट, मतलब कंट्री में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी और स्टेटस का साइंटिफिक एस्टिमेशन करना, वाटर लेवल की मॉनिटरिंग करना और क्वालिटी की मॉनिटरिंग करना, हाइड्रो जियोलॉजिकल सर्वेज मैपिंग, ये सारी चीज़ें करना, और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी इनपुट्स पे एडवाइस भी करना। आर्टिफिशियल रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ये करती है। इसका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है जिसका क्या नाम है, NAQIM। इसका मतलब है कि नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसका, और इसमें एक्विफर्स को साइंटिफिकली मैप करते हैं, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी समझते हैं, और एरिया स्पेसिफिक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं। जो ये बोर्ड है ये हर साल ग्राउंड वाटर असेसमेंट करता है और एरियाज को क्लासिफाई करता है 4 कैटेगरी में: सेफ, क्रिटिकल, सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है कि एक्सट्रैक्शन जो है वो रिचार्ज होने की रेट से बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब कुछ चीज़ें इसमें हैं कि 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है? एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है और एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो टेक्निकल और एडवाइजरी बॉडी है। वहीं पे जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो क्या काम करती है, वो रेगुलेटरी बॉडी है जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करती है, ठीक है? और इसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में। तो ये इन्फॉर्मेशन थी CGWB के रिगार्डिंग, और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।